देश का जो माहौल आप देख रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ भी है कि आज देश में किस तरह से सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जा रहा है। जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम सीमा पे है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग लंका की तरफ, जो श्रीलंका एक देश था तबाह हो गया है आज, हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है, और इस परिस्थिति में आज मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, आज हम लोग क्या खोज रहे हैं, मंदिर खोज रहे हैं कि मंदिर कहाँ कहाँ है। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि एक बार फिर समाज को भटकाने का काम नहीं हो रहा है? देखिए, कल भी ये सवाल किसी यंग लड़के ने किया था और बहुत अच्छा किया था कि सांप्रदायिकता से निपटने के लिए क्या कीजिएगा। अच्छा सवाल है। आपको ये देखना है कि समाज में सांप्रदायिकता है कि पार्टियां सांप्रदायिक शक्तियों का उपयोग कर रही हैं। ये तो समाज सांप्रदायिक नहीं है। समाज में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं है। समाज में सारे वर्ग के लोग साथ में रहते आए हैं, सैकड़ों साल से रहते आए हैं। थोड़ा बहुत खटपट होता रहता है, परिवार में होता रहता है, वैसे समाज में भी होता रहता है। लेकिन अगर आप उसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दें, अगर राजनीतिक ताकतें समाज की जो व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दें, तो उससे अपने आप शांति हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे समाज यहाँ सदियों से रह रहा है वैसे उसको रहने दीजिए। वो अपने आप सांप्रदायिकता का जो बुखार है वो उतर जाएगा। उसमें आप तेल डालकर आग मत लगाइए, इतना ही करना है। आप ये कह रहे हैं कि मैं कैसे इसको ठीक करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि उसमें और आग को बढ़ाने के लिए उसमें तेल ना डाला जाए, उसको आप छोड़ दीजिए। अपने आप तेल डालना बंद कीजिएगा तो आग बुझ जाएगी। और समाज में लोग शांति से रहना चाहते हैं। आप किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि उसका बच्चा आधा पेट खाना खाए। कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चों की पढ़ाई ना हो। कोई नहीं चाहता है कि उसका लड़का, उसका भाई, उसका हस्बैंड साल भर इस राज्य से, अपने घर से दूर कोई बहुत कठिन काम कर रहा है 10,000 रुपये के लिए, 15,000 रुपये के लिए। चाहे आप किसी समाज के व्यक्ति हों, आप नहीं चाहेंगे कि आपका लड़का है तो आपके घर में रहे। अगर 10,000 15,000 रुपये उसको बिहार में मिलने लगे तो क्यों जाएगा कोयम्बटूर, क्यों जाएगा बेंगलोर, क्यों जाएगा किसी तेलंगाना राज्य में। हम लोग यहाँ तो कोई तेलंगाना का काम करने नहीं आता है। आपने कभी सोचा है कि तमिलनाडु के लोग यहाँ काम करने क्यों नहीं आते हैं, पंजाब का आदमी यहाँ काम करने क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको यहाँ, उनके पास, उनके राज्य में उनके लोगों के काम की व्यवस्था है, कम या ज़्यादा। हमारे लोग हर जगह जा रहे हैं। यहाँ के नेता बताते हैं कि कोई, मान लीजिए अब खबर आती है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि बिहार के लड़कों को किसी ने मार दिया, किसी ने अपशब्द बोल दिया, गाली दे दी। तो नेता यहाँ से बताते हैं कि अगर बिहार के लड़के न रहें तो सारी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। दिल्ली में सब्जी नहीं बिकेगी, बॉम्बे में कचरा नहीं साफ होगा, बॉम्बे में गाड़ी चलाने वाले नहीं मिलेंगे। ये बिहार के लोगों की डेस्टिनी नहीं है। हम सब्जी बेचने वाले और कचरा उठाने वाले लोग नहीं हैं। लोगों को मजबूरी में करना पड़ रहा है। बिहार वैसा बनना चाहिए जिसमें बिहार के लड़के सब्जी बिहार में उगाएं और यहाँ से रेल से, फ्लाइट से उस सब्जी को बॉम्बे भेजा जाए, दिल्ली भेजा जाए। उससे रोजगार मिलेगा, उससे लोगों की तरक्की होगी। सब्जी तो दिल्ली के लोग फिर भी बिहार का खाएंगे, लेकिन बिहार के लड़के द्वारा बिहार में उपजाई हुई सब्जी खाना जरूरी है। बिहार का लड़का जाकर अगर ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा है, वो गौरव की बात नहीं है। ये लोगों को समझने की बात जरूरत है। पिछले 16 सालों से नीतीश जी की सत्ता है बिहार में और उसमें कुछ आपका भी योगदान है। तो इस परिस्थिति में, और जिस सुशासन का सपना नीतीश जी ने देखा था, हालांकि शुरुआती 2005 में जब वो सत्ता में आए थे तो वो दिखाई भी दिया था, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि वाकई नीतीश जी थक गए हैं या चूक गए हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ये तो जनता के सामने है कि जो उनका पहला कार्यकाल था वो शानदार, और शानदार था या नहीं। देखिए, शानदार था या नहीं, यही एनडीए है, यही नीतीश कुमार हैं, यही सामाजिक समीकरण है। और उसी एनडीए को 200 से ज़्यादा सीट 2010 में आया था। उसी नीतीश कुमार ने अगर महागठबंधन भी बना लिया, उसको 190 के आसपास सीट आया था। वही नीतीश कुमार जब आज एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं तो 120 सीट आने में पसीने निकल गए। ये आपको क्या दिखाता है
किसी प्रशांत किशोर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी स्थिति क्या है। ये तो बिहार की जनता बता रही है कि अब आपकी वो ताकत नहीं है, लोगों का उतना विश्वास आप पर नहीं है जो पहले होता था। अब किस वजह से नहीं है, ये बात तो उनको स्वयं से आकलन करना चाहिए। जिस बिहार के लोगों ने उनको सर माथे पर बैठाया, सुशासन बाबू बुलाया, वही बिहार के लोग आज उनके लिए जो बात कह रहे हैं वो आप मेरे से बेहतर समाज में सुन रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि शासन व्यवस्था इनके हाथ से निकल गई है, इनका वो प्रभाव नहीं रहा। ये तो उनको तय करना है, और कोई एक व्यक्ति लोकतंत्र में ये नहीं बता सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। जनता मालिक है। नीतीश जी खुद कहते हैं कि जनता मालिक है। उसी मालिक ने आपका नंबर 200 से ज़्यादा सीट से घटाकर 120 कर दिया, और अगर ऐसे ही चलते रहिएगा तो इसके भी लाले पड़ जाएंगे आगे। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो बिहार की जो आवाज़ है, बिहार की जनता की जो आवाज़ है, वो नीतीश जी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है? अब कानों तक पहुंच रही है कि नहीं, ये तो आप बताएंगे। लेकिन जो दिखने से लग रहा है, जो कुर्सी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, उसको जनता का आवाज़ ऐसे भी थोड़ा कम पहुंचने लगता है। जो एंटी इनकम्बेंसी की हम लोग बात करते हैं कि 10 साल रह गए, 15 साल रह गए, तो जो नेता, जो व्यक्ति इसी समाज से उठकर जाता है, वो धीरे धीरे समाज से कटता जाता है। वो कुर्सी की वो खासियत है, उस कुर्सी का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब उस कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं तो आप समाज से धीरे धीरे कट जाते हैं। समाज की जो सच्चाइयाँ हैं वो आपको पता नहीं चलती हैं। इसीलिए तो लोकतंत्र में जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको कोई नीचे का आदमी खड़ा होकर चैलेंज करता है, फिर हरा देता है। कभी नीतीश जी ने भी किया होगा, समाज ने उनको सर पे बैठाया, जिताया, वहाँ पहुँचाया। अब उसी समाज को लग रहा है कि नीतीश जी बात नहीं सुन रहे हैं। ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सारे नेताओं के साथ है। कल आप और हम अगर गद्दी पर बैठ जाएं तो हमारे लिए भी ये चुनौती होगी कि भाई जनता जो कह रही है वो आप तक आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। कोई आदमी जाकर राजा को ये नहीं बोलना चाहता है कि साहब आपके शरीर पर कपड़ा नहीं है। हर आदमी यही कह रहा है साहब बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा कह रहा है कि मैंने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है, तो लोग भी कहते हैं हाँ साहब आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है। राजा कह रहे हैं कि पूरे राज्य में शराबबंदी लागू है, हर आदमी जान रहा है कि होम डिलीवरी हो रही है, फिर भी राजा के सामने जाकर कहता है नहीं साहब आप कह रहे हैं तो लागू है। लेकिन जैसे ही उनके सामने से निकलता है तो क्या कहता है कि भैया होम डिलीवरी हो रही है, पूरी तरीके से फेल है। मैंने एक छोटा सा ट्विटर पे एक सर्वे के लिए डाला है, 50,000 करीब लोगों ने उसमें वोट किया है। 85% लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से फेल है। अब 50,000 लोग ट्विटर जैसी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर अगर ये बता रहे हैं और 50 में 85% लोग बता रहे हैं कि पूरी तरीके से फेल है, तो सब झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, वो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लोग बता रहे हैं। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर और सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोग यही बात बता रहे हैं। आप अभी मैं बैठा हुआ था, महिलाएं बैठी हुई थी आपके सामने। राजेंद्र बाबू के घर के जो दाई रहे हैं, जो उनके घर के परिवार में उनके साथ काम किए लोग हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको नहीं मिल रहा है, उनसे घूस मांगा जा रहा है, 40,000 रुपये मांगा जा रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने लोग औरतें बता रही थी। अब इसका क्या प्रमाण आपको चाहिए? पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग बता रहे हैं कि भाई 30,000 से 40,000 रुपये आपको घूस देना पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं? और आप वहाँ बैठ के कहते हैं कि करप्शन है नहीं। तो आखिर ये लोग सब आपके राजनीतिक विरोधी तो नहीं हैं। राजेंद्र बाबू का मेमोरियल है, आप देखिए इसकी स्थिति, आप देखिए राज्य की। सरदार पटेल गुजरात के बहुत बड़े लीडर हैं, देश के बहुत बड़े लीडर हैं। देखिए उसका सम्मान उनका कैसे किया गया है, कितनी बड़ी मूर्ति लगाई गई है, कितना बड़ा पूरा एरिया डेवलप किया गया है। आज देश विदेश के लोग आकर वहाँ वो देख रहे हैं, सरदार का सम्मान कर रहे हैं, सरदार साहब का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ राजेंद्र बाबू का मेमोरियल है, देश के पहले राष्ट्रपति हैं, यहाँ के सबसे बड़े रत्नों में एक हैं। और लोग बता रहे हैं कि उनके मेमोरियल में शाम में एक बल्ब नहीं जलता है। आप कह रहे हैं कि आप देश में, यहाँ राज्य में सुशासन लाए हैं। कैसे इसको माना जाए जब आप इस राज्य के सबसे बड़े रत्न का जो मेमोरियल है उसमें एक संभालने की बात छोड़ दीजिए, एक बल्ब नहीं जला पा रहे हैं, तो पूरे बिहार के लोगों की क्या दशा होगा? उस पूरे बिहार की क्या दशा होगी आप ज़रा बताइए।